अच्छा जी, दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीज़ें। लास्ट ही हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें की और लास्टली मैंने आपको एक फ़र्क बताया कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क फ़र्क है एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में ना। याद है उसके अंदर हमने कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह से नेटवर्क को शो करने की कोशिश करूं जिसके अंदर इनपुट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं x इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरी हिडन लेयर है और इसके बाद मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, ठीक है, या ये मेरी आउटपुट लेयर है जिसकी बुनियाद पे कोई y हैड प्रिडिक्ट होता है। ये बेसिकली जनरल पैटर्न है हमारे न्यूरल नेटवर्क का। इसके अंदर आप इनपुट देते हैं, ये इनपुट लेयर कहलाती है, उसके बाद यहाँ पे हिडन लेयर है, उसके बाद फिर आउटपुट आती है, ठीक है। तो ये है जनरल पैटर्न हमारे न्यूरल नेटवर्क का। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे कैसे करके फ़र्क है कि वहाँ पे हम ये चाह रहे होते हैं कि जो प्रीवियस टाइम स्टेट है ना, क्योंकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डील करता है टाइम सीरीज डाटा को, ठीक है। एट टाइम 1 आप कोई एक फ्रेम देते हैं, एट टाइम 2 आप दूसरा फ्रेम देते हैं, एट टाइम 3 तीसरा फ्रेम देते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि टाइम सीरीज डाटा के साथ डील कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि यहाँ पे हम इनपुट ऐसे करके देंगे x1, x1, x2, x3 और x4, और यही जो हिडन लेयर है ना बार बार वो कंप्यूटेशन अप्लाई करेगी। मतलब फर्स्टली x1 पे इनपुट जैसे नॉर्मली हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर कर रहे होते हैं, क्या x आपने z कंप्यूट करते हैं ना ऐसे करके wx1 फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ और प्लस b, ऐसे z कंप्यूट करते हैं। अब यहाँ पे z ऐसे नहीं कंप्यूट करना, यहाँ पे z कैसे करके कंप्यूट करना है आपने, wx1 प्लस b वाला मामला तो ऐसा ऐसे है ही, प्लस एक नई चीज़ भी यहाँ पे ऐड होगी। वो क्या चीज़ ऐड होगी, प्रीवियस टाइम स्टैम्प पे क्या हिडन स्टेट थी उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड करें। यानी कि टाइम 1 और टाइम 2 के आपस में रिलेशनशिप, यानी कि डाटा का आपस में रिलेशनशिप लर्न करने के लिए जो हिडन स्टेट की इंफॉर्मेशन है, प्रीवियसली सेव इंफॉर्मेशन है, उसे भी हम ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो हमने कहा था फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली क्या है, प्लस ऐसा कुछ हमने ऐड कर दिया W इंटू एच, ठीक है ना। इस तरह की, अगर आपको ये बात ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रही तो हम एक्चुअली ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, ये जिसे हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश किया, मैं उसको दोबारा से करके दिखाऊंगा। आप जरा देखिएगा, ये बेसिकली ऐसे करके है नेटवर्क हमारा, कुछ ऐसे करके है। यानी यहाँ तो मैं ऐसे करके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ, तो ऐसे मैं एक लूप लगा दूँ, ठीक है, कि बार बार आपने रेपिटेशन करनी है इसी वेट्स को ना, जो इस लेयर के वेट्स हैं उन्हें बार बार यूज़ करना है इन ऑर्डर टू कंप्यूट द हिडन स्टेट। अब मैं इसे खोल के लिखने लगा हूँ, देखें जरा, बहुत आसान सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी ये एट टाइम t1 या टाइम t इज इक्वल टू 1, उस वक्त आपने फ्रेम दिया या एक वर्ड इनपुट दिया, वो क्या है x1। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंप्यूटेशन होनी है हिडन लेयर के ऊपर। वो कैसे करके होनी है, एक तो इन पैरामीटर को आपने कंसिडर करना है, इनको हमने लास्ट नाम दे दिया, ये फॉर एग्जाम्पल u, जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे w थे ना, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ ये u है, इसको कंसिडर करना है। एट द सेम टाइम प्रीवियस हिडन स्टेट जो भी आपकी इनिशियली तो हमारी जीरो, कोई हिडन स्टेट नहीं, या ये वेक्टर समझ ले कोई जीरो वेक्टर है, तो वेक्टर ऐसा है जिसके अंदर जीरो इन्फॉर्मेशन पड़ी, ठीक है, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं। और यानी कहने का मतलब क्या, एक x इज मल्टीप्लाई बाय दिस, इसका आपस में डॉट प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम हिडन लेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक और वेक्टर के साथ, एक और वेट के साथ, जिसका नाम हम रखते हैं w। ऐसा करने से हम अब ये हिडन स्टेट कंप्यूट होगी। अब हिडन स्टेट के ऊपर इस तरह से z वैल्यू कंप्यूट होगी, वो क्या होगी, z इज इक्वल टू, देखें जरा, x1 मल्टीप्लाई बाय u प्लस, हाँ जी, x नॉट इज मल्टीप्लाई बाय w, और प्लस हम इसकी कोई जो बायस टर्म है उसे ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल हिडन स्टेट है तो उसमें BH², ठीक है। इस तरह से हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, z वैल्यू। अब एक ऐसे कंप्यूट करेंगे, एक ऐसे कंप्यूट करेंगे कि जस्ट आप इसके ऊपर कोई नॉन लीनियरिटी, जनरली लोग जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या अगली आज जब इंशाल्लाह हम बात करेंगे LSTM के कॉन्टेक्स्ट में, तो tan h को यूज़ करते हैं, tan h ऑफ z। तो ये बेसिकली कंप्यूटेशन हो रही है। जब मैं इसे इकट्ठा करके लिख दूँ, जो लास्ट में हमने लिखा था, तो इसे मैं ऐसे करके कह दूँ, इन दोनों फॉर्मेशन को इकट्ठा करके लिख दूँ, तो ऐसे कह दूँ कि इससे मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ मैं से कह देता हूँ ये है tan h, और ये हमारी क्या है h1, ठीक है, इसे मैं हिडन स्टेट 1 कह देता हूँ।
ठीक है। और फर्ज किया अगर हमारा नेटवर्क है, लास्टली हमने देखा काफ़ी सारी टाइप की बात की, वन टू वन, वन टू मैनी, ठीक है, मैनी टू मैनी, इस तरह की ना। और फर्ज किया मैं मैनी टू मैनी स्टेट की बात कर रहा हूँ कि हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो देन क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू आप प्रिडिक्ट भी कर रहे होंगे, y1 हैड प्रिडिक्ट भी कर रहे होंगे। तो y1 हैड कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, आप जस्ट लिखेंगे y1 हैड इज इक्वल टू जी, क्या करेंगे दोबारा से, ये मेरी बेसिकली ये आउटपुट लेयर है ना, ये मेरी आउटपुट लेयर है, यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। उस पर मैं दोबारा से जी कंप्यूट करूँ, उसके बाद फिर ए कंप्यूट करूँगा, ऐसे कुछ करूँगा ना। और फर्स्ट किया मैं जी कंप्यूट करता हूँ, जी कैसे होगा, यहाँ पे कोई डब्ल्यू उनको नाम दे देते हैं हम, क्या फॉर एग्जाम्पल वी इज मल्टीप्लाई बाय H1, शाबाश H1, और प्लस कोई बायस टर्म कह दें, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में है तो इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आउट, ठीक है। और अब इसके ऊपर दोबारा से मुझे कोई नॉन लिनियरिटी अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल हम जो है कोई सॉफ्टमैक्स अप्लाई करना है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हर लेयर पे करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या सॉफ्टमैक्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है एक मॉड्यूल जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक मॉड्यूल, इसे बार बार रिपीट करना है हमने, किसके लिए करना है, हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग। ये अभी x1 के लिए हमने किया, अब मेरी इनपुट हो x2, तो उसके लिए क्या है, दोबारा से मुझे यही रेपिटेशन करनी है। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ चले जी आप मुझे ऐसा करें, x2 के लिए ये फार्मूलेशन लिख के दें, और फॉर एग्जांपल मैनी टू मैनी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं आरएन के, तो फिर क्या आउटपुट आएगी जी, शाबाश बताएं। यहाँ पर तो आ गई y1 हैड, यहाँ पे क्या आएगी y2 हार्ड। आप मुझे इसकी फार्मूलेशन बता सकते हैं क्या होंगी, जल्दी से बताएं शाबाश। इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करूँगा कि ये H2 की हो जाएंगी, ये H2, और ये हिडन स्टेट H2 पे, ये H1 थी, ये H2 जी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वेट्स ये शेड है, वेट है, ये बार बार वही यूज होने हैं, ठीक है। और प्लस ये क्या आ गई 2, और ये 2, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है जनाब बेसिकली फॉर्मुलेशन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, जिसे बार बार यूज करना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। देखिए लास्ट में हमने कहा था ये फॉरवर्ड इस तरह से, और एंड सो ऑन। मेरी फॉर एग्जांपल टी टाइम है, मेरी इनपुट जो है वो टी है इनपुट्स ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग यही बार बार इसी फॉर्मुलेशन की बार बार रेपिटेशन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ऐसे ही मेरी कोई और रेपिटेशन हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, वाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी बायसवान नहीं, ये शेड पैरामीटर हैं, कोई नाम दे दें, कोई नाम दे दें हम, यहाँ पे B0 कहा है, बी आउट कह दिया, ओ लिखा मैंने, यानी कहने का मतलब था ये इस आउटपुट लेयर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो बायस था, कोई नाम दे दें आप, ठीक है। ये वेट्स यही हैं, यही वेट्स अगला वाला यूज करेगा, ठीक है, यही वेट्स अगले वाला यूज करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन फिक्स हैं, और वेट्स भी यही हैं, शेयर्ड वेट्स, ठीक है। यही बार बार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर्ड वेट है, इन्हीं वेट्स को अपडेट होना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये मेरा आ गया HT, और उसके बाद एनी हो, ये हमने कर लिए सारे कंप्यूटेशन। अच्छा, इसके बाद फिर ये फॉरवर्ड पास हुआ, उसके बाद हमने क्या कंप्यूट करना है, लॉस कंप्यूट करना है। अब हर आउटपुट का, ये जो भी आउटपुट आई है, इसके एक्चुअल आउटपुट के साथ जो ग्राउंड ट्रूथ है H1 का, ये मेरा X1 था ना फॉर एग्जांपल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल इसका Y1 था, ये X2 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल Y2 है। इसी तरह से यहाँ पे XT मैं फॉर एग्जांपल इनपुट करता हूँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल मेरा YT है। तो इसके साथ मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, किसी तरह से कोई भी फॉर्मेशन लगा के। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सॉफ्टवेयर से लिखा है, तो यकीनन हमें क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन को यूज़ करने की जरूरत है, ठीक है। वो करूँगा तो हर एक मेरे पास ना ये एरर आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। ये कंप्यूट करूंगा मैं इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों के दरमियान मैं कोई लॉस फंक्शन को यूज़ करके, जैसे हमने क्रॉस एंट्रोपी की बात कर रही, तो मेरा ये आ जाएगा L1। इसी तरह से यहाँ मैं फ़र्क देखूंगा किसके साथ, Y2 के साथ, तो ये मेरा लॉस आ जाएगा क्या, जिसे मैं क्या कहूँगा L2। और इसी तरह से इसका फ़र्क मैं देखूंगा किससे, YT के साथ, तो इससे फ़र्क क्या आ जाएगा L3। अब मैं इन सभी लॉसेस को क्या कर दूँ, सम कर दूँ, समेशन इनकी कर दूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी जो एक पूरा स्टेटमेंट थी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये लॉस फाइंड कर लिया, ठीक है।
समझ आ गई बात। तो ये है मेरा फॉरवर्ड पास किस केस के अंदर, ये मैंने आपको पूरा क्या शो किया है, दिस इज अ कंप्यूटेशनल ग्राफ ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, फॉरवर्ड पास के कॉन्टेक्स्ट में ये है कंप्यूटेशन ग्राफ। बस इसी कंप्यूटेशन ग्राफ को यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द बैकवर्ड, इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेडियंट थ्रू बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास के अंदर हम प्रेडिक्शन करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं, और बैकवर्ड पास के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स कंप्यूट करते हैं। ग्रेडियंट को क्यों कंप्यूट करें, इसलिए कि हमें ये वाली फॉर्मेशन को यूज करते हुए, ग्रेडियंट डिसेंट फॉर इंस्टेंस, ये वाली फॉर्मेशन को यूज करते हुए जितने भी पैरामीटर हैं इस नेटवर्क के अंदर, जितने भी ये मैट्रिक्स हैं बेसिकली, सॉरी मैं अभी आपको इसकी डिमेंशन नहीं बता रहा, ये अस्यूम मैं कोई मैट्रिक्स से ले रहा हूँ, ठीक है, यकीनन जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन रखेंगे उसके मुताबिक उस साइज के यहाँ पे उसकी मैट्रिक्स का साइज होगा, जैसे हमें सिंपल न्यूरल नेटवर्क केस के अंदर हम करते थे, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मामला होगा, ठीक है, वो कंपैटिबल होंगी मैट्रिक्स का साइज इनपुट के साथ, तो फिर ही कोई कंप्यूटेशन होगी, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये मैट्रिक्स हैं, बेसिकली इनको हमने कंप्यूट, इनको अपडेट करना है, इन वेट्स को, ये मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर बड़े सारे वेट्स हैं, उनको हमने अपडेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेशन, ठीक है, ये मैं लॉस कह दूँ या कॉस्ट कह दूँ, ठीक है, सही है। तो ये है बेसिकली, ये करना चाहते तो इस मकसद के लिए क्या, यानी कि ये कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड पास की। अच्छा अहम बात हो रहा था बड़ी तवज्जो से, कि बैकवर्ड पास तो हम करते हैं नॉर्मल, जैसे ये मैं वी कंप्यूट करना इज नो प्रॉब्लम, बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं जब यू कंप्यूट करूँगा तो फिर मुझे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू है, इसी तरह से मुझे जब डब्ल्यू कंप्यूट करना है ना, देखिए यहाँ से मैं बैक ट्रैक करूँगा ना, जरा इस बात को आप देख लीजिएगा, ठीक है, देखिए मैं इस तरह से बैक प्रोपिगेशन ऐसे होती है ना, आप इस तरफ ट्रैक करें, इस तरफ फिर ट्रैक करें, इस तरफ, इस वाले, चूंकि अब जरा देखें बैक प्रोपिगेशन सिंपल इस तरफ नहीं आ रही, यानी कि देखिए फॉरवर्ड पास कैसे हुआ, फॉरवर्ड पास हुआ वर्टिकल और एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल आप मूव किए, सही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपने नेक्स्ट हिडन स्टेट को कंप्यूट किया, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपने प्रेडिक्शन और फिर लॉस कंप्यूट किया। अब इसी तरह से जब बैकवर्ड प्रोपेगेशन करनी है आपने, तो आपने किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, वर्टिकली, जैसे फॉरवर्ड पास के अंदर वर्टिकली अपवर्ड मूव किए थे, और जब बैकवर्ड पास के अंदर आपने वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना है, वंश एक चीज़, और दूसरा क्या, आपने एट द सेम टाइम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आपने हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड लेफ्ट साइड पे मूव करना है। फॉरवर्ड पास के अंदर आपने टाइम के स्टेप में राइट साइड पे मूव हुए थे, बैकवर्ड पास के अंदर टाइम के रिस्पेक्टिव में आप इस डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट कि आप टाइम को भी कंसिडर कर रहे हैं कि टी एट टाइम टी -1 एट टाइम t-2 एंड सो ऑन, आप चूँकि इस कॉन्टेक्स्ट में बैक प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से इस वाली बैक प्रोपेगेशन का एक नाम हमने पढ़ लिया, उसका नाम क्या था, बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम, याद है, ये हमने बात की कि ये टाइम का क्योंकि एस्पेक्ट भी कंसिडर हो रहा है इस प्रोपेगेशन के अंदर, बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, सिंपल बैक प्रोपेगेशन नहीं है, बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम है, ठीक है, ये बात समझिए। तो ये बात हमने लास्टली, ये सारी बातें मैं वो कर रहा हूँ जो लास्टली हमने डिस्कस कर रही, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम जब सारी डिस्कशन कर रहे तो इसके अंदर फिर हमने कुछ ना बैक प्रोपेगेशन, हमने कहा अगर नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, ये मेरा जो है इनपुट सीक्वेंस या नंबर ऑफ फ्रेम्स या नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि मेरा स्टेटमेंट जो है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट से बड़ा हो जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये मेरा कंप्यूटेशन ग्राफ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उस कंप्यूटेशन ग्राफ जब जैसे ही बहुत बड़ा होगा, तो उस केस के अंदर हमें जो बैकवर्ड प्रोपेगेशन करनी है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट भी चाहिए और मेमोरी भी रिक्वायरमेंट हमारी चाहिए। तो उसका सोल्यूशन हमने क्या सोचा था, बता सकते हैं शाबाश, ट्रंकेटेड बैक प्रोपेगेशन। क्या मतलब, पहले जी आप फॉर एग्जांपल आपके 100 टाइम था ना, ठीक है, T1 से लेके T100 तक है, तो आप ऐसा करें 10 टाइम जो है ना उनको आपस में डालिए, पहले 10 जो टाइम स्लॉट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग बैकवर्ड प्रोपेगेशन करें। दोबारा से इस बात को देखें, 100 अगर फॉर एग्जांपल आपके वर्ड्स थे ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट प्रोड्यूस की है, वो आपने कर ली फॉरवर्ड पास के थ्रू, लेकिन जब आप बैकवर्ड पास करने जाएंगे तो उस 100 ही जो वर्ड्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड पास है उसे कंसिडर करेंगे आप, लेकिन बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर फिर आप ट्रंकेशन वाला आइडिया यूज़ करेंगे। क्या मतलब, ये पहले 10 जो है, जो आपकी ये जो पहले 10 T टाइम्स है ना,
उनको कंसिडर कर लें। किस मकसद के लिए? सिर्फ बैकवर्ड प्रोपेगेशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्या करें, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके ग्रेडियंट्स आते हैं उन ग्रेडियंट्स को लें और फिर वेट्स को अपडेट करें जो भी इस 10 प्लॉट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 जो आपकी इनपुट्स हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आ रही हैं, यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बैक प्रोपेगेशन ग्रेडियंट कंप्यूट किए और इनके दरमियान जो ग्रेडियंट्स आ रहे हैं उनको अपडेट करें एंड सो ऑन। तो इस तरह ऐसा करने से क्या होगा, आप एफिशिएंटली जो है वेट्स को अपडेट कर पाएंगे। और कंप्यूटर ऐसा करने से क्या, कंप्यूटर रिसोर्सेज कम आपको चाहिए, मेमोरी रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए। लेकिन लास्टली इकरा ने जैसे हाईलाइट किया था, इसके साथ हमें एक नुकसान ज़रूर हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि वो जो हम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ना, इन वर्ड्स की आपस में रिलेशनशिप की जो हम बात करें, इन फ्रेम्स की आपस में जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि फ्रेम 1 और फ्रेम जो 100th फ्रेम है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, जो आइडिया बिकॉज ऑफ दिस हिडन यूनिट जो लर्न किया जा रहा है वो फिर सफ़र करेगा। हाँ, वो सफ़र ज़रूर करेगा, उस तरह से हम लर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसका फ़ायदा क्या है कि हमें कंप्यूटेशनली फ़ायदा है, ठीक है। रिसोर्सेज हमें कम चाहिए, मेमोरी हमें कम चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात की थी। और इसी तरह से और हमने क्या बात की थी, एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस किया था। लास्टली हमने एम्बेडिंग मैट्रिक्स की बात की थी। बता सकते हैं उसका क्या फ़ायदा था? एम्बेडिंग लेयर की बात की थी हमने जी। एम्बेडिंग लेयर वन हार्ड इनकोडिंग वेक्टर जो होता है ना, वो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ, अगर वोकैबुलरी ज़्यादा है आपकी वर्ड की, आपकी डिक्शनरी की अगर वोकैबुलरी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वन हॉट वेक्टर बनाएंगे ना, तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि सारे वेक्टर्स को, सारे वर्ड्स को आप बाइनरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करके? उस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे 1, बाकी सारी वैल्यू को आप 0 कर देंगे। ऐसे करेंगे ना, तो सारे वर्ड्स को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन होगी एक चीज़, और दूसरा लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो उसका सोल्यूशन फिर हमने क्या निकाला, और ऐसा करने से जी, यानी कि हम इससे कोई एफिशिएंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ज़्यादा जनरल हमारे नेटवर्क को भी ज़्यादा जनरलाइज कर दे, जनरलाइजेशन में हेल्प आउट करे जी। तो उसका क्या तरीकाकार था? एम्बेडिंग लेयर ऐड कर। तो एम्बेडिंग लेयर बेसिकली क्या करती है, आपके जो डायमेंशन है ना वेक्टर की, उसकी साइज़ छोटा कर देती है, और एट द सेम टाइम वो जो स्पार्स इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे डेंस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो कि वेट्स की, जो जैसे हमने लास्टली देख लिया था कि आप मैट्रिक्स की जो रो है ना, सॉरी मैट्रिक्स जिसके साथ एम्बेडिंग मैट्रिक्स के साथ जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, आप इनपुट वेक्टर को यानी कि वन हॉट वेक्टर को, उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसके कॉलम को ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब उस कॉलम का साइज आप फिक्स कर सकते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर अपनी मर्जी से, जितनी उसकी रो रखेंगे, साइज रखेंगे, नंबर ऑफ रोज, उसके मुताबिक उसका साइज होगा। तो ये सारी बातें हमने लास्ट में कर ली, ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद फिर हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की थी। तो एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देख लिया था, एकदम से मैं ज़रा वहाँ पे मूव करता हूँ। तो होप सो के करैक्टर, ये बात तो समझ आ गई थी। लास्टली हमने एक एग्जाम्पल देखी कि कैसे हम करैक्टर जनरेशन करते हैं, ठीक है, वो मॉडल हमने देख लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे इमेज कैप्शनिंग की ना, थोड़ी सी बात कि आप इमेज कैप्शनिंग बाय यूजिंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कैसे आप एक इमेज के कॉन्टेक्स्ट में, एक इमेज है, आप नेटवर्क को आप इनपुट दें तो वो नेटवर्क क्या करे, वो नेटवर्क ये बता दे कि इस इमेज के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि उस इमेज को डिस्क्राइब करना, दिस इज कॉल्ड इमेज कैप्शनिंग। तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि अब हमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके हम इमेज कैप्शनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। वो कैसे करके, इसकी थोड़ी सी ना आपको आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ही मामूली सी चेंज करनी पड़ेगी। वो कौन सी चेंज है वो ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें ज़रा, जैसे वर्ड्स के केस के अंदर, लैंग्वेज के केस के कॉन्टेक्स्ट में हमने एम्बेडिंग लेयर की बात कर रही थी, ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से इमेज के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन, इमेज इज़ नथिंग, ये मैं कहूँ बजाय कि आप ये रॉ RGB वैल्यू लें, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमें इस RGB इमेज की बेहतर रिप्रेजेंटेशन अगर हमें किस तरह से मिल सके, तो वो हम अपने नेटवर्क को इनपुट दें कि उस बेहतर रिप्रेजेंटेशन को लेके हमारा नेटवर्क हमें ये बता दे कि इसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं। तो वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप इसके फीचर मैप किसी तरह से निकालें, इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल दें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन जो एजेस की फॉर्म के अंदर हो सकती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट तरह की जो रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एजेस। तो हमने जैसे देख लिया न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या करता है, स्टार्टिंग लेयर जो है वो
एजेस निकाल के हमें दे देती हैं उस इमेज में से ना, दिस एजेस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर। अगली लेयर जो है वो कॉर्नर्स या उससे छोटे ऑब्जेक्ट्स वो निकाल के देती हैं, और आखिरी लेयर तकरीबन कंप्लीट वो जो इमेज है उसको देख लिया होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन वो दे रही होती है। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम कोई कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क यूज़ करते हैं और उसकी आखिरी लेयर प्रेडिक्शन से पहले वाली वो ले लेते हैं, उसके फीचर मैप ले लेते हैं और उसके बाद फिर नेटवर्क को एज अ इनपुट देते हैं। अच्छा, जैसे देखें अभी लैंग्वेज मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया था, हमने एक एक वर्ड इनपुट दिया था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी हमें वर्ड इनपुट तो देना ही देना है वैसे ही जैसे पहले दे रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो फीचर मैप्स हैं इस इमेज के वो भी इसे इनपुट देना है जस्ट फर्स्ट टाइम। उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगा, फर्दर जो टाइम स्लॉट्स हैं उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल वैसी ही कंप्यूटेशन होगी जैसे अभी आपने पहले देखी। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ आपने देखिए ये वाला मामला जैसे मैं बता चुका हूँ कि अब हम इमेज कैप्चरिंग के लिए कम्बिनेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट नेटवर्क यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू डू सम इमेज कैप्चरिंग। जैसे लैंग्वेज मॉडल के इसके अंदर हमने ये न्यूरल नेटवर्क की जगह पे एम्बेडिंग लेयर्स जो है ना वो यूज़ कर ली और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया था इन ऑर्डर टू फाइंड जनरेट समथिंग। यहाँ पे हम कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा अब ये देखें जरा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका इनपुट इमेज है उसे किसी प्री ट्रेन मॉडल से गुजारें। ये मेरा VG16 हो सकता है, रेजनेट हो सकता है, कोई भी प्री ट्रेन किसी बड़े डेटा सेट पे जैसे इमेजनेट है उस पर ट्रेंड है ये मॉडल, और उस पर मैंने क्या किया, उस मॉडल की आखिरी 2 लेयर को निकाल दिया। ठीक है, मुझे प्रेडिक्शन नहीं करनी। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे जो फीचर्स हैं, जो फीचर वेक्टर है वो मैं लूँगा और उसे इनपुट दूंगा किसको, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को एज अ इनपुट। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क उसे इनपुट लेगा और फिर उसके बाद उसको इनपुट लेने के बाद प्रेडिक्शन करेगा। वो कैसे करके, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब जरा फार्मूलेशन भी देखें और देखें वो प्रेडिक्शन कैसे करता है। जी शाबाश, क्या समझ आई? जी शाबाश, बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? जी क्या हो रहा है? देखिए पहली बात ये, हमने जो अपनी वोकैबुलरी है ना उसके अंदर ना 2 वर्ड ऐड कर रहे हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है स्टार्ट और एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई हॉट एनकोडिंग वेक्टर हो सकता है। ठीक है, और देन उसे हम एम्बेडिंग लेयर से गुजार के कोई एम्बेडिंग भी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझे। एक बात तो ये यहाँ यानी कि इनपुट जो वैसे लैंग्वेज मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ इनपुट हम वर्ड दे रहे थे, बिल्कुल वर्ड नहीं दे रहे हैं, लेकिन वर्ड कौन सा है, हमेशा क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, कि यहाँ हम स्टार्ट करने लगे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करने लगे हैं। ठीक है, कैप्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिएगा इस बात को। अच्छा, एट द सेम टाइम अब हमने यहाँ हिडन जो वेक्टर है, अच्छा इसे 1 समझ लीजिए, ये 1 समझ, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अच्छा अब जो H0 है वो ऐसा जैसे ही है, उसमें कोई यानी कि जो पहले फॉर्मेशन लिखी थी, देखिए पहले फॉर्मेशन क्या थी, ये फॉर्मेशन आपको समझ आ रही है, ये तो बिल्कुल वही है जो पहले लिखी थी। हाँ, मैं 22 टर्म जानबूझ के निकाल दिया जरा सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, समझ आ रही? एडिशन क्या हो रहा है, बस ये टर्म ऐड कर रहे हैं। ये टर्म क्या है, ये हमने एक और लेयर ऐड कर दी है जो क्या करती है, इस वेक्टर को, इस फीचर वेक्टर को अटैच करिए किसके साथ, इस हिडन लेयर के साथ, जो पहली हिडन लेयर है या पहले टाइम स्लॉट पे ऊपर जो हिडन लेयर पे कंप्यूट हो रहा है। इसके पैरामीटर क्या है, WI। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे इसका पैरामीटर है, इसका पैरामीटर क्या है, इसके वेट मैट्रिक्स क्या है, जिसका नाम क्या है U, इसका क्या था W, इसका क्या है V, अब इसका क्या रख दिया हमने, WI। ठीक है, H0 अलग है, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये बात समझ आई? अब इसका मतलब है पहले टाइम पे, एट टाइम T0 आपको ये एडिशनल कंप्यूटेशन करने की जरूरत है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड H1 फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं रख देता हूं H1। ठीक है, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट ये आपने इसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस की, वो आउटपुट आप ऐसा जैसे इस नेटवर्क को एज अ इनपुट देंगे, ऐसे ही है ना। या ट्रेनिंग के दौरान तो मैं खुद बताऊंगा ना इसके अंदर क्या नेक्स्ट वर्ड है, ट्रेनिंग के दौरान तो मैं खुद इनपुट दूंगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेडिक्शन यही वर्ड इनपुट मिलेगा। जैसे हमने लैंग्वेज मॉडल के केस के अंदर लास्ट में हमने देखा ना वर्ड करैक्टर कैसे जनरेट करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान तो हम खुद वर्ड नेक्स्ट रखते हैं ना यहाँ पे,
लेकिन एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आप जस्ट स्टार्टिंग वर्ड देंगे, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करता रहेगा। हेलो केस के अंदर हम जैसे एच एंटर किया, उसने ई डबल एल ओ खुद जनरेट किया, ठीक है ना। वो कैसे किया, उसने ऐसे दिया, यहाँ पे उसने ई प्रिडिक्ट किया, फिर ई इनपुट दिया, ओ फिर एल, फिर डबल एल, फिर एल और फिर ओ, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सारा मामला ऐसा ही। तो अब जरा देखिएगा, यानी कि ये वाला काम बाकी सब कुछ सेम जो पहले हो रहा था, जो बाकी पहले फॉर्मुलेशन यही थी ना, यानी कि टाइम t1 पे ऐसे आपने करना है, लेकिन जैसे t2 आएगा, t2 पे यही नेट इनपुट ऐसा ऐसे से मिली, उस वक्त क्या इनपुट शो नहीं है, यहाँ पे देखें जरा, ये क्या है, ये w ही है, यहाँ पे इनपुट क्या आ रही है h1, ठीक है, h1, ये h1 w, यहाँ पे इनपुट जो भी आप देंगे, यहाँ पे ज़ाहिर है जो करैक्टर ट्रेनिंग के दौरान आपको पता है नेक्स्ट करैक्टर क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, उसे आपने पास किया, उसकी एम्बेडिंग पास की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें, यानी कि ये मेरा x1 है फॉर एग्जांपल, उसके साथ मल्टीप्लाई, और ये उसके बाद मैं नॉन लिनियरिटी अप्लाई की और ये मेरे h2 आ। इसी तरह से h3 क्या आ गई, बिल्कुल ऐसी आ गई। तो यहाँ कंडीशन लगा दी है क्या जी, सिर्फ टाइम t0 पे ये वाला मामला होगा, ये फॉर्मुलेशन अप्लाई होगी, लेकिन इसके बाद यही फॉर्मुलेशन बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे हमने दिखानी। ये देख लें जरा, सही है जी। तो ये है जनाब नेटवर्क की ट्रेनिंग, इस तरह से ये नेटवर्क जो है काम करेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, समझ लें, और बिल्कुल ऐसे ही एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग बिल्कुल इसी तरह से इसने प्रेडिक्ट भी करना, ठीक है। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई सवाल है तो करें। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप, मैं इस नॉट मॉडल की अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये देखें ज़रा, काफ़ी सारी आउटपुट्स हैं। ये मैंने जस्टिन जॉनसन जो मिचिगन यूनिवर्सिटी के अंदर आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, ये उनकी स्लाइड्स में से आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखें, इस मॉडल ने कितना अच्छा जो है इन डिफरेंट इमेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग कैप्शन जनरेट किया, ठीक है। तो जनाब ये यूज़ था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। कोई सवाल है तो कर लें, ठीक है, क्लियर है बात। चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। दिस स्काई इज, ये मैं फॉर एग्जांपल जनरेटिव मॉडल मैंने बनाया है, तो मैं कहता हूँ मैं उसे एक सेंटेंस दूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग को, या यही जो जनरेटिव मॉडल बनाया था उसी की हम बात कर लेते हैं। जो फॉर एग्जांपल पहले लैंग्वेज मॉडल जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, वहाँ करैक्टर जनरेट कर रहा था, और यहाँ समझे हम वर्ड जनरेट करवा रहे हैं। हम अस्यूम करते हैं दिस द की लिखा है द स्काई इज, इसके बाद से क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए, ब्लू, ठीक है। तो अगर मेरी स्टेटमेंट छोटी है ना, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली बड़ा अच्छा वर्क करेगा, जैसे हमने देख भी ली, कुछ एग्जांपल देख भी ली। लेकिन जैसे ही जो स्टेटमेंट है ना, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जैसे ही बढ़ जाती हैं और उनके दरमियान हम डिपेंडेंसी, यहाँ देखें ज़रा, ये मेरी मल्टीपल वर्ड्स हैं, एक स्टेटमेंट है, ये मेरा सीक्वेंशियल डाटा है, टाइम सीरीज डाटा है। इसके अंदर ना इस मॉडल ने देख लिया था इसके पास स्काई की बात है, तो हमने उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसने स्काई के साथ रिलेशनशिप लर्न कर लिया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो इस वजह से उसने क्या प्रोड्यूस किया, ब्लू, ठीक है। अब ज़रा हम दोबारा से एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेटवर्क कुछ प्रेडिक्ट करे जो हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखें, ये पढ़े ज़रा, शाबाश, हाँ जी, अली लिव्स इन पाकिस्तान फॉर 13, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ द फैन, लिव्ड मेरा ख्याल आना चाहिए, हाँ जी, ही इज़ द फैन ऑफ, ठीक है। और आगे ही इज़ फ्लुएंट इन, उर्दू आना चाहिए, इसलिए कि वो पाकिस्तान में रह रहा है पिछले 13 साल से। लेकिन जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे ना, तो उसको हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो इस रिलेशनशिप को, यानी कि यहाँ जो वर्ड आए उसका रिलेशनशिप इस वर्ड के साथ लर्न कर पाए,
तो वो फेल हो जाएगा कि वो इतने नंबर, इतना जो लॉन्ग सेंटेंस है ना, आर एंड फेल टू रिमेंबर द लॉन्ग टर्म सीक्वेंस, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनके दरमियान बड़े काफ़ी सारी टर्म्स आ गई हैं, तो वो फेल हो जाएगा कि इतना लंबा सीक्वेंस के दरमियान जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरह से लर्न करें। वो क्यों फेल होगा मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, वो नहीं आउटपुट सही देगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से अभी लॉन्ग सेंटेंस है, अब नीचे आना चाहिए ये स्टूडेंट तो सॉरी मतलब कि वहां पे उर्दू आना चाहिए था। हाँ लेकिन सर अगर ये बुक अगर वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो अगर वो सबसे पहले आपको अगर वो प्रेडिक्शन बीच में है, जिस तरह कि पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है, इसके बाद 3 हफ्ते नहीं उसके बाद आया, तो पहले इसकी प्रेडिक्शन ले आए तो देखिए, मैं ये जो एग्जांपल लिखी है ना, जस्ट एक चीज़ शो करना चाह रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव शो करना चाह रहा हूँ। मेरा वो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक मैं ना लॉन्ग टर्म जो सीक्वेंस है ना, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मैं चाह रहा हूँ वो लर्न किया जाए किसी तरह से, कि एक वर्ड यहाँ पे करके आया, उसका कॉन्टेक्स्ट जो ना पहले स्टेटमेंट के साथ है, कोई पहले 2वें वर्ड के साथ, जस्ट ये भी शो करना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शो किया। तो आप आर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो वो ये नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं ज़रा जस्ट इंट्यूटिवली पहले बताता हूँ, फिर कंक्रीटली लेटर ऑन इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट कंप्यूटेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न क्या है कि जब आपका कंप्यूटेशन ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और आपने आर देख ही लिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, तो उसके अंदर चूंकि आपने जब ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे ना, और कंप्यूटेशन ग्राफ बहुत बड़ा है, तो दरमियान में किसी जगह पे भी, किसी भी हिडन स्टेट के ऊपर, जब आप किसी भी हिडन स्टेट के ऊपर आप लॉस विद रिस्पेक्ट टू सम वेट्स आप कंप्यूट कर रहे होंगे ना, तो ये कैसे कंप्यूट करेंगे? आप यकीनन चेन रूल अप्लाई करेंगे। ऐसे ही है ना, ये हमने सारी बातें पहले कर ली हैं न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो चेन रूल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। अच्छा, किसी भी एक मल्टीप्लिकेशन, मैं जस्ट इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ दोबारा से इस बात को, फिर दोबारा से ज़रा देखिए, ये जो बात अभी मैंने शो की स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाई है ना, तस्वीर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे करके समझ कि पाकिस्तान का वर्ड यहाँ करके आ रहा था, और यहाँ पे आके ना हम प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे थे उर्दू। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है ना, ये आर जो है ना, ये लर्न नहीं कर पाता, ठीक है, इसे मेंटेन नहीं कर पाता, इसको लर्न नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीज़न मैंने जो बताई है, वो बताई है मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक ग्रेडियंट, विंशिंग ग्रेडियंट, और दूसरा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। क्योंकि जब हम ग्रेडियंट कंप्यूटेशन ग्राफ बहुत बड़ा होता है, तो विंशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, कौन सी वाली मल्टीप्लिकेशन करनी है? चेन रूल के थ्रू। और चेन रूल कितनी दफ़ा अप्लाई करना है? बेतहाशा दफ़ा अप्लाई करना है। किसी भी एक फार्मूलेशन के अंदर जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो इंटरनली बेतहाशा मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि पिछली वाली टर्म को हमने डाला था, याद आ रही है? इस तरह की बातें हमने पहले न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में हमने की हुई है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कोई भी ग्रेडियंट आप कंप्यूट करेंगे उसकी वैल्यू 0 होगी, या छोटी, बहुत छोटी होगी, या अगर ग्रेडियंट की वैल्यू बड़ी है तो 2 वैल्यू को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर आया, तो ग्रेडियंट बहुत बड़े आएंगे। विंशिंग ग्रेडियंट आने के केस के अंदर तो ये वेट्स अपडेट ही नहीं होंगे, जैसे हमने जो फार्मूलेशन ग्रेडियंट डिसेंट की लिखते हैं। और अगर ग्रेडियंट बहुत बड़े आते हैं तो आपका नेटवर्क जो है वो सही तरह से कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज करेगा। तो इस तरह की बातें हमने पहले भी की हुई हैं। तो ये मैं बात कह रहा हूँ, दोबारा से इस बात को अगर मैं यहाँ फार्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाऊं, तो मैं ये कह रहा था, देखिए कोई भी एक कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओवरऑल तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट डिसेंट, मेरी फार्मूलेशन ये है कि मुझे v को अपडेट करना है, मुझे w को करना है, मुझे ये u, ये मेरी सारी मैट्रिक्सेस हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ग्रेडियंट चाहिए। अब मैं ग्रेडियंट कैसे कंप्यूट करता हूँ, देखिए ज़रा, ये पार्शियल एल और पार्शियल v है, तो ये इस तरह से कंप्यूट होगा कि आप सारे लॉसेस को ना, ये सभी के कॉन्टेक्स्ट में पार्शियल एल और पार्शियल v1, पार्शियल एल और पार्शियल v2 एंड टेल टू t, ये आप कंप्यूट करेंगे और इसको यहाँ पे बेसिकली प्लग करेंगे। ये है बेसिकली फॉर्मेशन, इसको यहाँ पे प्लग करेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से ये मेरा W भी आएगा, W मैंने नहीं यहाँ पे मेरा खाली लिखा, W बिल्कुल ऐसा ऐसे ही आएगा, पार्शियल एल और पार्शियल W, और वो भी ऐसी समेशन होगी और जिसको आप यहाँ पे पुट करें। अब हर फॉर्मेशन के अंदर देखिए ज़रा, ये मैं चेन रूल यहाँ पे करके अप्लाई किया, अब मैं इसे खोलता हूँ और इसी तरह से अगर मैं ये
वेट्स यहाँ पे कंप्यूट करना चाह रहा हूँ या ये वाला ग्रेडियंट मैं कंप्यूट कर रहा हूँ, तो इंटरनली काफ़ी सारी मल्टीप्लिकेशन है। वही चेन रूल है, इसे मैंने खोल दिया। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, बड़ी सारी टर्म जो है आपस में, बड़ी सारे ग्रेडियंट की टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट की वैल्यू मल्टीप्लाई आपस में हो रही हों, अगर ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी हैं तो छोटी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई और छोटी हो जाती हैं, और अगर ये ग्रेडियंट की वैल्यू बड़ी हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर वैल्यू छोटी हो जाएगी तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो अपडेट कुछ भी नहीं होगा, लर्न कुछ भी नहीं करेगा नेटवर्क। अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएंगी तो नेटवर्क कन्वर्ज होने की बजाय क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। ये बात मैंने अभी तक आपको बताई, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह से अब ज़रा इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन है जनाब कि आप RN को छोड़ें, ठीक है, उसकी जगह पे वो जो एक यूनिट उसका हमने पहले शो किया था, उसके अंदर क्या कंपटीशन हुई थी वो आपको दिखा दी थी, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया क्या जी, हिडन स्टेट कंप्यूट होती है, उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं, और हिडन स्टेट के लिए इनपुट कहाँ से आती है, यहाँ प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट इनपुट, ये उसे मिलती है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे LSTM कहता है इंस्टेड ऑफ दैट आप एक लेयर ना ऐड करें। 10H की लेयर थी सिर्फ, उसके अंदर सिर्फ एक लेयर थी, एक यूनिट के अंदर एक लेयर थी। अब इस एक यूनिट के अंदर कितनी लेयर हैं, 1 2 3 और 4 लेयर ऐड करें। ऐसा करने से बेसिकली ये 4 लेयर ऐड करने से बेसिकली होगा क्या, ये लेयर ऐड करें और प्लस स्टेट एक ऐड कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सेल्फ स्टेट। वहां पे हम जस्ट करंट स्टेट को मेंटेन कर रहे थे ना, एक मेमोरी थी, और वो हम जैसे दूर जाते तो वही मेमोरी अपडेट होती रहती, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे होते थे। तो उसने कहा जी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो ये जस्ट लाइक, अगर मैं रेजोनेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात, दिस इज जस्ट लाइक अ स्किप कनेक्शन। यहाँ पे वैल्यू प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, पिछले जो भी आपका यूनिट था उससे अगले यूनिट पे बड़ी आसानी से चली जाएगी। वो ग्रेडियंट डिसेंट की वजह से वो जो प्रॉब्लम आती वो नहीं आएगी। यानी कि इसका मैं ग्रेडियंट भी कंप्यूट करूंगा ना, इंशाल्लाह मैं वो फॉर्मुलेशन आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे वेरी सिंपल फॉर्मुलेशन। उसके अंदर जो रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन हो रही थी बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब है वो जो ग्रेडियंट जीरो होने के चांसेस वो नहीं हो रहे। यहाँ पे हर जो ग्रेडियंट आप कंप्यूट करेंगे इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। वो जो लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन हम लेके आते थे बड़ी सारी मल्टीप्लिकेशन की वजह से वो जीरो हो जाती थी, वो यहाँ पे केस नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू उठाएं और ग्रेडियंट कंप्यूट करें, यहाँ इसको यूज़ करके ये जो हर लेयर है इसके अपने वेट्स हैं, उन्हें आप कंप्यूट करें। ये मैं सारी ज़बानी जो मैं बातें क्या कर रहा हूँ ये मैं इंशाल्लाह मैं आपको कंक्रीट करता हूँ। चलिए सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। अच्छा जी, बड़ी तवज्जो से देखिएगा जी, टाइम थोड़ा है, ठीक है, काम काफ़ी सारा करना है। ये देखें जी, ये मेरा एक रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जिसके मैंने 3 आपको यूनिट दिखाए हैं, सही है। ये समझ एक्टिवेशन जो भी कंप्यूट हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली क्या है, सिर्फ 10H लेयर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक्टिवेशन कंप्यूट होंगी, लेकिन कैसे करके, 4 लेयर से गुजरने के बाद, ठीक है। वो 4 लेयर क्या है, पहली है सिग्मॉइड लेयर, ठीक है, फिर एक सिग्मॉइड लेयर है, फिर एक 10H की लेयर, ये वही है जो ये है। ऐसे समझ लें ये लेयर ऐसा जैसे ही है, इसकी कंप्यूटेशन जो पहले थी वो ऐसा जैसे ही, एडिशनल कंप्यूटेशन क्या हो रही है, ये 3 सिग्मॉइड वाली कंप्यूटेशन हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे हो रही है और ये क्या है, अब मैं उनके बारे में आपको बताऊँ। ये बात समझ, बिग पिक्चर समझ आ गई। ये चेंज है जिसकी वजह से, यानी कि ये गेट्स ऐड हुए एक चीज़, और दूसरी चीज़ ऐड हुई है ये सेल स्टेट, यानी कि ये 4 लेयर ऐड हुई और एक सेल स्टेट ऐड। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो समझे ये 3 लेयर ऐड हुई हैं और एक सेल स्टेट ऐड हुई है, बस। ऐसा करने से वो जो इश्यू RNN के अंदर आ रहे थे, जो लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसके अंदर हम कर पा रहे, ठीक है, और बड़े बेहतर अंदाज से कर पा रहे होंगे। वो कैसे करके अब मैं आपको वो बताने लगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ नोटेशन वगैरह देख लीजिए, आगे काम आएंगी। ये जो येलो कलर है ना, ये क्या शो कर रहा है, लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, 4 लेयर आपको नजर आ रही है। उसी तरह से और लेयर समझ, वही बात, जी कंप्यूट करना है, देन हमने एक्टिवेशन कंप्यूट करनी है, वही जेन में रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको पिंक सर्कल नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है जी,
ये पिंक सर्कल नजर आ रहे हैं ना आपको, कहीं एडिशन लिखी है, कहीं मल्टीप्लिकेशन लिखी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन है या एलिमेंट एडिशन है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एलिमेंट वाइज एडिशन, एक वेक्टर पीछे से आया, उस वेक्टर के अंदर मैं अगले वेक्टर को एलिमेंट वाइज ऐड करूंगा या एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये क्या है, ये बेसिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, इसको शो कर रहा है कोई भी वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये क्या शो कर रहा है कि दो इन्फॉर्मेशन है, उन्हें हम इकट्ठा जोड़ रहे हैं। जैसे ये यहाँ से ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, इसको हमने इस तरफ इकट्ठा जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह से कॉपी करना चाहें आप तो जैसे मैंने यहाँ पे डाटा इस तरफ ही कॉपी कर देता हूँ, इस तरफ ही कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, सेम डाटा इस तरफ ही फ्लो हो जाता है, इस तरफ ही फ्लो हो जाता है, इसको शो करें। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर है, इन्फॉर्मेशन और समझ आ गई। अच्छा जी, अब जरा हम आगे मूव करते हैं। सेल स्टेट क्या है? It's very easy for the information to just flow along it unchanged. Previously, just like skip connection की तरह ये चीज़ है, बिल्कुल वैसे ही समझे, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। वो कौन सी है कि हम माइनर से इंटरेक्शन, माइनर सी ना चेंज करें। जो भी प्रीवियस वेक्टर मेरे पास इंफॉर्मेशन का आ रहा है, उसके अंदर मैं नई इंफॉर्मेशन किसी खास जगह पे रखूँगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा तो खास जगह से रिमूव करूँगा, ऐड करूँगा तो किसी खास जगह पर रख दूँगा, कभी रखूँगा कभी नहीं रखूँगा। वो कैसे करें मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही समझे, इसका रोल जस्ट लाइक अ स्किप कनेक्शन की तरह है। जो प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस हिडन इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पहले क्या था, किसी भी करंट स्टेट के ऊपर हम हिडन इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूट करते थे ना, ऐसे करते हैं ना, और उसके बाद फिर उसे ही फॉरवर्ड कर देते थे। अब अगेन कंप्यूट, ये हिडन स्टेट की तरह इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये ज़ाया होने वाली इन्फॉर्मेशन है इतनी जल्दी। ये यानी खाम खास अगली, जैसे हम देख रहे थे ना हिडन स्टेट, हर सूरत जब भी हम अगली स्टेट के अंदर आते थे तो वो प्रीवियस जो भी स्टेट होती थी वो अपडेट कर देती करंट स्टेट को ना, ऐसे ही था ना हिडन स्टेट अपडेट। अब ये देखेंगे ये भी अपडेट होगी, लेकिन यानी खाम हाँ अपडेट नहीं होगी, किसी तरीके से लेके किसी वजह से होगी। वो वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें समझ लें, दो स्टेट आ गई है, एक सेल स्टेट है और वही हिडन स्टेट है। इनके दो स्टेट यहाँ पे ऐड होंगी, हर सेल के ऊपर दो स्टेट है, एक हिडन स्टेट है दूसरी सेल स्टेट। सेल स्टेट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म हमें चाहिए ना रिटेन करके रखना, वो रखी रखेगी। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे हमने स्टार्ट में एक सेंटेंस की बात की ना कि जी उर्दू डिस्प्ले होना चाहिए अली की, हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ये LSTM बिकॉज ऑफ दिस चैनल वो अली को प्रेडिक्ट कर पाएगा। वो मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना लेयर्स हैं, लेयर के साथ आपको इस तरह के सर्कल भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाए ना तो पता क्या नाम दे देते हैं इन्हें, इसे कहते हैं दिस इज गेट। लेयर के साथ अगर आप इस वाले एलिमेंट को डाल दें कि जो भी लेयर ने आउटपुट दी है और प्रीवियस वैल्यू के साथ अगर ये मामला कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, गेट बन जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, जो भी कोई और वैल्यू होगी। ठीक है, इस वजह से इन यानी कि दोनों चीज़ों को, लेयर को प्लस उसके साथ जो एलिमेंट वाइज जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ये मिलके क्या कहलाते हैं, गेट है। यानी कि प्रीवियस चीज़ों को के लिए गेट मतलब दरवाज़ा खोल देना या दरवाज़ा बंद कर देने वाली बात होगी। वो कैसे करके मैं अभी आपको, यानी कि ये कैसे करके एक्ट करेगा ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा ये बात देखें यहाँ से, पहला है जी फॉरगेट। ये लेयर थी हमारी पहली, इसे अब देखें, इस लेयर को यूज करके हम इंफॉर्मेशन को ना, प्रीवियस लेयर पे पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को ना, प्रीवियस जो इनपुट आई थी और अब जो इनपुट आई है, हम चाहते हैं अब जो इनपुट आई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस जो भी इनपुट कोई थी, इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन पहले तुमने सेव की थी, उसे ज़ाया कर दो, फॉरगेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये कौन बताएगा, फॉरगेट गेट बताएगा। वो कैसे करके बताएगा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखें, कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। अली इज़ अ गुड सिंगर, ही लिव्स इन लाहौर। ठीक है, अहमद इज़ आल्सो अ गुड सिंगर। अब हम क्या चाहते हैं कि अब जो अली के बारे में पहले बात हो रही थी ना, जैसे ये वर्ड आए ना, जैसे ये वर्ड सीक्वेंस के अंदर आया, उसके फ़ौरन बाद जो प्रीवियस सब्जेक्ट है ना,
वो जो कि अली था उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाना चाहिए, अहमद हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे ही अहमद इनपुट, जिस टाइम फ्रेम पे भी, जिस टाइम स्लॉट पे भी अहमद आया इनपुट, यानी कि अहमद वाला वर्ड हमने लिखा या किस तरह से प्रिडिक्ट हुआ, उसके फ़ौरन बाद क्या होना चाहिए, जो इंटरनल स्टेट है वो अपडेट हो जाए। क्या मतलब, अहमद की इन्फॉर्मेशन ही रिटेन करनी है, आप किसकी रखनी है, सॉरी अली की इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी, किसकी रखनी है, अहमद। इसका मतलब है अली जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन किसी तरह से हमारे हिडन इन्फॉर्मेशन के, यानी कि इस जो टी, ये जो हमारी t-1 स्टेट थी, ये जो वेक्टर था, इसके अंदर अली की कोई एम्बेडिंग, कोई लर्न इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसको रिमूव कर दो। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी है ना अली की, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इस वेक्टर के अंदर, प्रीवियस स्टेट के अंदर जो कंप्यूटेशन की, ठीक है, वो फॉर्मेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर जहाँ अली की इन्फॉर्मेशन है उसी जगह पे अहमद की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो कौन करेगा, वो फॉरगेट गेट करेगा। कैसे करके करेगा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखें जो यहाँ पे लिखा है ना, जो यहाँ तस्वीर से आपको दिखाया है ना, वही यहाँ हमने कंप्यूट किया है। कंप्यूटेशन क्या है, वही जो पहले आप करते थे, वेरी सिंपल। इनपुट क्या आ रही है, दो इनपुट आ रही हैं, हिडन स्टेट से और करंट स्टेट से। जैसे अभी समझे यहाँ पे अहमद इनपुट दे दिया, प्रीवियसली अली की बड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, हिडन स्टेट से कंप्यूट करके यहाँ पे आ रही थी, और इसी तरह से अली की बड़ी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूट करके सेल स्टेट के थ्रू आ रही थी ऐसे एक वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब फॉरगेट क्या करेगा, ये यही कंप्यूटेशन, वेरी सिंपल, वही उसी तरह की फॉर्मुलेशन। ये मेरा एक्स टी है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय यू, सही है। ये क्या है, एच टी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय जी डब्ल्यू, सही है, यही किया ना डब्ल्यू, और प्लस कोई बाइस टर्म, ये मैंने जी क्या नाम दिया, सॉरी इसको मैंने नाम भी दे दिया। ये चूंकि फॉरगेट लेयर है, हर लेयर के अपने पैरामीटर होते हैं, ये लेयर है ना, ये लेयर है, इसके अपने पैरामीटर होते हैं, इस वजह से के नाम क्या दे दिए, पैरामीटर के नाम क्या दे दिए, ये एफ लेयर है तो एफ, ये डब्ल्यू, ये भी एफ लेयर है तो एफ, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो ये हमने हर लेयर के पैरामीटर लिख दिए यहाँ पे, और इस तरह से बी भी एफ, ये लिखा नजर आ रहा है आपको, हाँ जी क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये फार्मूला बिल्कुल ऐसा जैसे ही, जैसे प्रीवियस एक लेयर की हमने कंप्यूट की, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब मजे की बात आगे देखें, अगर ये सी एफ इज इक्वल टू 0, अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये भी कंप्यूट क्या करता है, ये एफ, ये मेरा एफ, इसको नाम मैं कह दिया एफ टी का है मैंने, किसी टाइम फ्रेम पे जो एफ वेक्टर है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, जी शाबाश बताएं जरा, इसके अंदर क्या होगी, इसका साइज भी यकीनन कंपैटिबल होगा इससे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना, इसका साइज इस तरह से ही होगा। इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, पहले तो आपने ये फॉर्मेशन लगाई ना, तो कोई वैल्यू आई, उसके बाद ऊपर आपने लगाया सिग्मॉइड अप्लाई करने के बाद इसके अंदर क्या वैल्यूज आएंगी, शाबाश बाइनरी इन्फॉर्मेशन, कहीं 0 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 0 होगा, कहीं 1 होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ, ये प्रीवियस सी टी माइनस 1 वाला वेक्टर है, इसके साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, कई इन्फॉर्मेशन 0 होंगी, कई रिटेन रहेंगी। वो नेटवर्क खुद लर्न करेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि अहमद, ये पहले अली था ना, अली की जगह मुझे अहमद को रखना है, वो कहाँ रखना है वो खुद डिसाइड करेगा, एलएसटी खुद डिसाइड करेगा। आई नो दैट मैं अभी थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा, लेकिन ये नेटवर्क इससे लर्न करेगा, इंट्यूटिवली आपको जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ आई जी, ये नेटवर्क है ना, ये लेयर है ना, ये लेयर रन करेंगे, खुद लेयर कर लर्न करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, जी शाबाश जी, अगली लेयर की है जी, हाँ जी, इनपुट गेट सिग्मॉइड लेयर, उसके साथ फिर अगर कोई हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एडिशन लगा दी, वो गेट बन गया, ठीक है। तो अब हम दो लेयर की बात कर रहे हैं, एक 10H लेयर है, दूसरा सिग्मॉइड लेयर। 10H लेयर जो है वो हमारा इनपुट गेट बन जाएगा कि अब पहले तो कहा अहमद की इन्फॉर्मेशन, अली की इन्फॉर्मेशन भूल जाओ, उसकी जगह अहमद रख दो, पहले कहा भूल जाओ, अब रखनी है, आप अपडेट करना, ठीक है। तो अपडेट किसकी वजह से होगा, ये इनपुट गेट की वजह से होगा, इनके इनपुट अब अली की इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, यहाँ इनपुट अली का हमने इनपुट दी ना अली, तो अली की इन्फॉर्मेशन अब, सॉरी अहमद, पहले अली था अब अहमद, ठीक है। तो अहमद की जगह इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आनी है।
फॉरगेट गेट ने उसको रिमूव कर दिया। जो हमारी इनपुट गेट है या इनपुट लेयर है ना, ये अब अपेंड करेगी, ऐड करेगी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर, प्रीवियस स्टेट के अंदर। ये मेरी बात समझ आ रही है? वो कैसे कर रही है? वेरी सिंपल, वही फॉर्मुलेशंस हैं। अब चूंकि ये लेयर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके अपने वेट्स होंगे। ये देखें जरा, पहले मैंने क्या किया है, पहले इनपुट को देखें जरा। ये इनपुट एट अ टाइम टी टाइम पे ऊपर आपने x इनपुट दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस लेयर के जो भी वेट्स हैं, इस लेयर के वेट्स हैं, उसे मैं कहता हूँ यू आई प्लस डब्ल्यू आई मल्टीप्लाई बाय एच टी माइनस वाई, ठीक है, प्लस बी आई। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई कर दिया। क्या मतलब, दोबारा से इंफॉर्मेशन आई टी की इंफॉर्मेशन भी क्या है, एस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। मैंने कहा है इस ऐड करना है तुमने, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को, ऐड करना है तुमने। अभी तक ये कहा है ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है वो नहीं बताया। अब क्या ऐड करना है वो, अब ये वाली चीज़ है इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले करते रहते रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर किसी एक लेयर के ऊपर जो पहले कंप्यूटेशन करते थे। वो क्या था, जी और देन हम ए के लिए हम 10H को यूज़ करते थे। ये वाली अहमद की अब इंफॉर्मेशन है जिसे तुमने अपेंड करना है, ठीक है। इनके अच्छा अब जरा देखिएगा, ये इनपुट गेट और फिर ये मेरा जो कैंडिडेट, यानी कि ये मेरी कैंडिडेट इंफॉर्मेशन है जिसे मैंने ऐड करना है, और ये इनपुट इंफॉर्मेशन है जिसे मैंने बनाया, इसे मैंने कुछ इस तरह से बनाया। तो कैसे करके अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आपने यहाँ पे दिखाया क्या, जिस जगह पे आई टी की वैल्यू है ना 0, अच्छा यहाँ पे आपको ये एग्जैक्ट हो क्या रहा है, मैं लेबल आपको पहले दिखाऊँ। ये हो क्या रहा है, ज़रा ये देखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। दोबारा से क्या, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मैंने क्या किया, देखें ज़रा, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये मेरा वेक्टर है, ये कैंडिडेट वेक्टर है जिसे मैंने कहा सी टिल्डा टी, और ये मेरी क्या है, आई टी। अब मैं इन दोनों का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। क्या, अब ये इनपुट फैक्टर इस कैंडिडेट की को फोर्स कर रहा है कि तुमने ना अब जो कैंडिडेट वैल्यू बनी है वो कौन कौन सी बननी है। इंफॉर्मेशन तो काफ़ी सारी है, जो इस पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर ऐड क्या होगा वो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। वो ऐड होने वाली बात यहाँ से यहाँ पे कंप्यूट होगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, आज फिर हम यहाँ पे रोकते हैं, वकार साहब जो है ना वो, चलें इसे वाइंड अप कर लेते हैं फिर, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा ये देखिए, ज़रा ये यहाँ पे लिखा क्या है, इसको ज़रा देखिए। अगर आई टी की वैल्यू 0 है, सी टी मल्टीप्लाई बाय दिस वन, वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होना। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये हम क्या करेंगे, ये वाली इन्फॉर्मेशन हम ऐड करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। किसके अंदर, हम सेल स्टेट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे एडिशन आएगी, यहाँ पे बेसिकली ऐड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन बनाई जो हमने सेल स्टेट के अंदर ऐड करनी है। यहाँ से अहमद अली था ना, पहले अली को निकाला, और अब ये अहमद की इंफॉर्मेशन है जो तो इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड होगी। अब इसको आगे लेके चलते हैं, चलें बस अभी। अच्छा ये देखें जरा, अब सेल स्टेट क्या इंप्लीमेंट ऐड हुई है, ये वो देखें। यहाँ पे हमने जो इंफॉर्मेशन हम नहीं चाहते थे उन्हें फॉरवर्ड किया, रिमूव किया, और ये वाली इंफॉर्मेशन है जो हमने करंट स्टेट के अंदर ऐड कर दी, ठीक है। तो ये सिटी की स्टेट आ गई। अब लास्टली बात आ जाती है, ये देखें जरा, अब आउटपुट क्या करानी है। आउटपुट में इन दो चीज़ें, हिडन स्टेट की वैल्यू क्या है, और जो अगर आप मैनी टू मैनी का आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो देन आप उसी वक्त क्या प्रेडिक्ट करवाना है, तो यहाँ पे लिखा है। अब बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, अब ये आउटपुट गेट जो है वो करवाएगा आउटपुट कैसे करके। देखिए सी टी वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे सी टी की वैल्यू आ गई है, उसको आप नॉर्मलाइज कर दें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सी टी की वैल्यू है, उसे हमने क्या कर दिया, 10H से गुजारा, जस्ट लाइक नॉर्मलाइज कर दिया। और उसके बाद बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आउटपुट क्या करानी है, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, अब आउटपुट क्या करानी है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये स्टेटमेंट था, देखिए, अली डेब्यू एल्बम वाज ह्यूज सक्सेस, कंग्रेचुलेशन क्या आगे आना चाहिए, आउटपुट क्या आनी चाहिए, किसी ने कंग्रेचुलेट करना है आपने। इंफॉर्मेशन तो बड़ी सारी है जो पड़ी हैं, लेकिन आउटपुट क्या करानी है, यहाँ पे आए कंग्रेचुलेशन अली,
ठीक है। तो जस्ट वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके आना, तो वो कैसे आएगी दोबारा से, सिग्मॉइड जो है फंक्शन, ये जो आउटपुट की लेयर है, ये हमें बाइनरी इन्फॉर्मेशन देगी कि ये बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको नॉर्मलाइज किया है हमने, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो निकालो, वो कौन है, अली की इन्फॉर्मेशन निकालो और उसे आउटपुट करा दो। तो ये 10H के अंदर समझे अली की आउटपुट आ रही है, ठीक है, उसकी हिडन स्टेट आ रही है। अब हिडन स्टेट आ गई, उसके बाद वही फॉर्मुलेशन पुराने वाली जो आप पहले लगा रहे थे, क्या, हिडन स्टेट के बाद जो वैल्यू आते हैं वी मैटर से मल्टीप्लाई करें और प्लस बास को ऐड करें और उसे आउटपुट। सो ये ऐसा करने से हम क्या कर लिया, हमने एट द सेम टाइम हिडन स्टेट कंप्यूट, सेल स्टेट कंप्यूट की है, हिडन स्टेट कंप्यूट की है, और अगर हम चाहते हैं आउटपुट भी कराना इसी सेल पे तो हम आउटपुट ही करा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस वाले केस के अंदर यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, ठीक है, तो आप ऐसे ही करो। अब होमवर्क आपके लिए क्या है, अब जरा हम कंक्लूड करने लगे प्लीज़। आप जरा देखें जी, ये हैं सारी कैलकुलेशन, ये वो सारी कैलकुलेशन है जो एक स्टेट पे कंप्यूट होंगी। होमवर्क ये है कि इसे आपने फिल करना है कि एक सेल के ऊपर IT क्या है, ये पेपर के अंदर भी आ सकता है, क्विज के अंदर भी मैं पूछ सकता हूँ, प्लीज़ आपने इसे कंप्यूट करना है, ठीक है। और इसको हम कंक्लूड करते हैं। ये मैं ये कोड, वेरी सिंपल आइडिया, कोड कैसे लिखना है इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नज़र न आ रहा हो तो कोई बात नहीं, NN.RNN। अगर न्यूरल नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट एक लेयर है, ये स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके कुछ पैरामीटर हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। NN.LSTM, जस्ट इतना लिखें, पाइथन का कोड मैं लिख रहा हूँ, ऐसा करने से आप LSTM का नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल जस्ट ये दो एग्जाम्पल देख लें। एक्शन जो है एक्टिविटी रिकग्नाइज कर रहे हैं हम, यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो है हमारे पास, उसमें एक खातून मेकअप कर रही है, आप क्या करें, उस वीडियो के हर फ्रेम को LSTM से गुजारें, फीचर वेक्टर निकालें उसके अंदर ना, ठीक है, और उसके बाद LSTM को देते जाएं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रेडिक्ट करवा सकते हैं ये खातून मेकअप कर रही है। जैसे यहाँ पे वो हाई जंप हो रहा है, जैसे इसकी वीडियो आई, LSTM से गुजारा, CNN से गुजारा, उसके फीचर गेट किए और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप LSTM की वैल्यू जो लेयर हैं उनमें से गुजारा और उसके बाद आपने प्रेडिक्शन करवाई, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है जी। कोई सवाल है? चलें जी, लेक्चर बंद करें, ठीक है।